हेलो बच्चों, अब हम सजीव जगत में विविधता पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं। आप इन पौधों की जड़ों और पत्तियों की सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं? तो पहला दिया हुआ है गेहूं का पौधा। तो अपन ने पढ़ा है गेहूं का पौधा होता है, उसमें जकड़ा जड़ होती है। गेहूं के पौधे में जो जड़ हैं वो होती हैं जकड़ा। तो जकड़ा जड़ होती हैं, या इसको रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। जकड़ा या रेशेदार जड़ होती हैं। और इसमें जो सिरा विन्यास पत्तियों में होता है वो होता है समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास। समांतर सिरा विन्यास है वो गेहूं में होता है। अब बात करें राजमा की, तो राजमा में होता है जड़ जो होती हैं वो होती है मूसला जड़। राजमा में मूसला जड़ होती हैं। और जो सिरा विन्यास है वो जालिका रूपी होता है। राजमा में जालिका रूपी सिरा विन्यास है वो पाया जाता है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास के आधार पर समूह बनाएं और चिन्हांकित खंड क में जलीय जंतुओं और चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए और खंड ग में दोनों आवास में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। और यहाँ पर कुछ जंतुओं के नाम दिए हुए हैं, जैसे घोड़ा, डॉल्फिन, मेंढक, भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केंचुआ, कबूतर, कछुआ। तो क में अपने को लिखना है जो जल में रहने वाले जीव हैं वो लिखने हैं। जलीय जंतु, जलीय जंतु हैं वो लिखने हैं। जल में कौन कौन से होते हैं? जल में होता है एक तो डॉल्फिन होती हैं, और होता है व्हेल। फिर हैं थलीय में, थलीय जंतु कौन कौन से हैं कि थल में या जमीन में पाए जाते, जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। थलीय जंतु में घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ और कबूतर, ये हैं जो थलीय जंतु हैं। अब दोनों ही में कौन कौन से पाए जाते हैं कि भाई जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी पाए जाते हैं। तो इसमें है मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ। मेंढक, मगरमच्छ और कछुआ हैं जो दोनों ही में पाए जाते हैं, जल में भी हैं और थल में भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है तीसरा, मनु की माँ की एक शाक वाटिका या किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का सिरा विन्यास दिखाई देगा? तो मूली का पौधा है वो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। ये मूली का पौधा है वो इस प्रकार की मूली होती हैं, और मूली का पौधा है वो ज़मीन से नीचे पाया जाता है, ऊपर इसके पत्ते आते हैं। तो एक मुख्य जड़ होती है ये, और इससे फिर जड़ निकलती है छोटी छोटी सी। मुख्य जड़ ये होती है मूली, और इससे छोटी छोटी सी जड़ निकलती हैं। तो मुख्य जड़ है, तो इस ऐसी जो जड़ होती हैं उसको बोलते हैं मूसला जड़। मुख्य जड़ होती है, फिर उससे निकलती है जड़ें, तो उसको क्या बोला जाता है? मूसला जड़। तो मूली है वो एक प्रकार की मूसला जड़ है, जिसकी एक मुख्य जड़ होती है जो पौधों के लिए भोजन को भंडारण करती हैं। अब मूसला जड़ है, तो अपन ने पढ़ा था पाठ में कि मूसला जड़ जिसमें होती हैं तो उसमें पत्ते हैं वो जालिका रूपी सिरा विन्यास है वो प्रदर्शित करते हैं। तो मूली में मूसला जड़ होगी और जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी को देखें, उनके बीच समानता और अंतर बताएं। साथ ये भी बताएं कि इन दोनों में अंतरों के क्या कारण हैं। तो ये दो प्रकार की बकरियां दी हुई है, एक पर्वतीय बकरी है और एक मैदान में पाई जाने वाली बकरी है। दोनों में मुख्य रूप से अंतर देखें तो
इसमें देखो कूबड़ पाया जाता है ऊपर। जो पर्वतीय बकरी हैं उसमें कूबड़ होता है। मैदानों में पाई जाने वाली बकरी में कूबड़ नहीं होता है। जो मैदान में पाई जाने वाली बकरी होती हैं उसके जो पैर हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं, और पर्वत में पाई जाने वाली बकरी है उसके पैर है वो छोटे होते हैं। जो पर्वतीय बकरी हैं उसके ऊपर जो बाल हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो इस यहाँ इसकी सर्दी से बचाव करते हैं। लेकिन मैदान में पाए जाने वाली बकरी में बाल हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। और इसमें सींग हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसमें थोड़े छोटे होते हैं। तो देखते हैं इनमें अंतर। पर्वतीय बकरी में कूबड़ होता है जिसमें भोजन संग्रहित किया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। मैदान में पाए जाने वाली बकरी में कोई कुबड़ नहीं होता है और इसको खाना संग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके पूरे शरीर पर लंबे बाल होते हैं। जो पर्वतीय इलाकों में होते हैं उन पे बाल होते हैं जो कड़ाके की सर्दी में जीवित रहने में उसकी सहायता करते हैं। जो मैदानी इलाकों में बकरी होती है बाल छोटे होते हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में सर्दी बहुत कम होती है। जो पर्वतीय इलाकों में पाई जाने वाली हैं बकरी उसमें पैर छोटे होते हैं जो इन्हें पर्वतीय क्षेत्र में आसानी से चलने में सहायता करते हैं। और जो मैदानी बकरी हैं उनके पैर लंबे होते हैं जो इन्हें मैदानी इलाकों में आसानी से चलने में सहायता करते हैं। फिर खुर, तो जो पर्वतीय वाली बकरी हैं उनमें खुर बीच में से कटे हुए होते हैं जो इन्हें पेड़ की तरह चट्टानी सतह को पकड़ने में सहायता करते हैं। जो पर्वतीय बकरी है उनके खुर समतल जमीन पर चलने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होते हैं। सींग हैं वो घुमावदार होते हैं। जो पर्वतीय बकरी है उनके सींग घुमावदार होते हैं और जो मैदानी बकरी है उनके सींग है वो सीधे होते हैं। अब दोनों में समानता की बात करें तो समानता यह है कि दोनों पर्वतीय और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी घास पत्तियाँ आदि खाती हैं अर्थात शाकाहारी होती है और दोनों के खुर और सींग हैं वो होते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के दो समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, छिपकली। तो इनके पाठ में दी हुई हैं विशेषता, उसके अतिरिक्त विशेषताओं के आधार पर इनके समूह बनाने हैं। तो समूह बनाते हैं तो जन्म के आधार पर, के जन्म के आधार पर ये हैं जो क्या करते हैं कि बच्चे को जन्म देना, बच्चे को जन्म देना। बच्चे को जन्म देने वाले कौन कौन से हैं? बच्चे को जन्म देना, पहला तो समूह बनाते हैं बच्चे को जन्म देने वाले कौन कौन से हैं। और दूसरा है जो अंडे देने वाले, अंडे देना। तो दोनों के ये समूह बन गए, अंडे देना और बच्चों को जन्म देना। इसमें से कौन कौन से हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं? एक तो गाय है, गाय बच्चे को जन्म देती हैं, गाय। और हैं व्हेल मछली, व्हेल। और हैं चमगादड़, चमगादड़। ये हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, जरायुज है बच्चे को जन्म देने वाले। इसके अतिरिक्त जो भी हैं तिलचट्टा, कबूतर, मछली, कछुआ, टिड्डा और छिपकली, ये सब हैं जो अंडे देने वाले जीव हैं। छठा है, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की छां में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्य द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की छां में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर सकता है? आपके विचार से हम इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि जंगलों की कटाई से हमारे परिवेश पर निम्नलिखित प्रभाव है वो होते हैं।
पहला है जलवायु परिवर्तन। पौधे हवा को ताजगी देते हैं। जंगलों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि होगी। दूसरा है जैव विविधता। जंगलों की कटाई से विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों और पौधों का नुकसान होगा। जानवर, पक्षी और पौधे हैं उनका भी नुकसान हो जाएगा। तीसरा है वायु प्रदूषण होगा। जंगलों की कटाई से हवा में प्रदूषण की वृद्धि होगी जो विभिन्न बीमारियों को जन्म देगी। फिर जल चक्र हैं, तो जल चक्र, जंगलों की कटाई से वर्षा के पैटर्न में भी परिवर्तन होगा जो कृषि उत्पादों को प्रभावित करेगा। जंगलों की कटाई भोजन की कमी, भूमिगत जल स्तर में कमी और जल की कमी को जन्म देगी। तो जल स्तर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर वर्षा ऋतु में हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो वर्षा ऋतु में जहाँ भी स्थान मिले पौधे लगाए, लकड़ी के उत्पादों का उपयोग करने से बचे, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करें, पवित्र उपवन बनाए जाने चाहिए। वनों की कटाई को रोकने के लिए कानूनों का कठोरता से लागू किया जाना चाहिए और लोगों को जंगलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें और इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो इसमें फ्लो चार्ट दिया हुआ है, एक पौधा है जिसमें पत्तियां हैं, फिर हैं क्या दिया हुआ है, क्या इसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास हैं। तो हाँ, तो ऐसा पौधा बताना है जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास हो। तो उस जालिका रूपी सिरा विन्यास का पौधा लिख लेते हैं गुलाब। तो क में लिख लेते हैं गुलाब। गुलाब का पौधा है, उसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। फिर यहाँ पर लिखा नहीं, कि जिसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास नहीं है वो लिखना है। तो अपन लिख लेते हैं गेहूं का पौधा जो होता है उसमें समांतर होता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा गेहूं का पौधा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है। तो संजय ने स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे। वह पौधे के समूहकरण की विशेषताओं को जानता है, तो वो उसके प्रश्न है वो पूछ सकता है। वह पूछ सकता है कि पौधे की ऊंचाई जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, वह पौधे की ऊंचाई जानना चाहता है। दूसरा है वह पौधे के तने के रंग के बारे में जानना चाहता है। तना कोमल, कठोर, मोटा, पतला कैसा है। तो दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि तने के बारे में। तीसरा है कि शाखाएं जमीन के समीप दिखती हैं। शाखाएं हैं वो जमीन के समीप दिखती है या तने पर अधिक ऊपर, तने पर अधिक ऊपर दिखती है। तो ये प्रश्न है वो इसमें पूछ सकता है। गुड़हल के पौधे की झाड़ी है कि नहीं है, तो ऊंचाई क्या है, या फिर उसका तना कोमल, कठोर, मोटा, पतला कैसा है, उसका रंग कैसा है, और उसकी शाखाएं हैं वो कहाँ से निकल, जमीन के समीप से निकल रही है या फिर तने पर से ऊपर की ओर निकल रही है। अगला सवाल है पाठ्य पुस्तक में दी गई तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर अन्य पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। और यहाँ पर एक छाननी दी हुई है कि क में लिखा हुआ है द्विबीजपत्री और जड़ के प्रकार में लिखा हुआ है मूसला जड़। तो इसके और उदाहरण लिख सकते हैं अपन। पहले में सरसों, और उदाहरण में क्या हो जाएगा सरसों, फिर गाजर और चुकंदर। सरसों, गाजर, चुकंदर। एक बीजपत्री और जकड़ा जड़ में प्याज, घास और गेहूँ। एक बीजपत्री और जकड़ा जड़ में प्याज,
घास और गेहूं। इसमें प्रश्न दिए हुए कि समूह क के पौधों में और क्या समानताएं हैं। तो समूह क के पौधों में और क्या समानताएं होगी, तो समूह क के पौधे हैं उसमें द्विबीजपत्री हैं, मूसला जड़ हैं, और इसका जो पत्तियों में सिरा विन्यास होगा वो कैसा होगा, जालिका रूपी होगा। और क्या होगा, जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा, जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा, समूह क है उनमें। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि ख के पौधों में क्या समानताएं हैं। तो समूह ख है उसमें एक बीजपत्री है, बीज जड़ है वो जकड़ा है। तो जकड़ा जड़ है तो कैसा सिरा विन्यास होगा, तो इसमें होगा समांतर सिरा विन्यास। तो इसमें समानता क्या होगी, समांतर सिरा विन्यास होगा इसमें। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है 10 नंबर पे कि नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें। बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। बतख अपने इस भाग का उपयोग करके कौन सी गतिविधि करने में सक्षम होगी। तो बतख का चित्र दिया हुआ है, इसमें झिल्ली युक्त पंजे हैं और एक कबूतर का चित्र दिया हुआ है। तो इस दोनों में क्या क्या भिन्नता दिखाई देती हैं वो अपने को यहाँ पे लिखनी है। तो पहली तो क्या है कि इसमें जालीदार होते हैं। बतख में पैर हैं वो कैसे होते हैं, पैर जालीदार हैं, पैर जालीदार होते हैं। कबूतर के पैर हैं वो मजबूत और लचीले होते हैं। कबूतर में पैर मजबूत और लचीले होते हैं और कबूतर के पैरों में कोई जाल नहीं होता है। दूसरा है बतख के पैर हैं वो तैरने और चारों ओर चलने में सहायता करते हैं। इस बतख के पैर हैं वो तैरने और चलने में सहायता करते हैं, चलने में सहायता करते हैं। और जो कबूतर के पैर हैं वो चलने में, बस चलने में ही सहायता करते हैं, चलने में सहायता करते हैं। तैर तो सकता नहीं है, तैरता नहीं है, तो ये हो गया कि चलने में सहायता करते हैं कबूतर में। अगला प्रश्न दिया हुआ है अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठगत प्रश्न दिए हुए हैं, अब उनको देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या विभिन्नताएं पाई। तो प्रश्न संख्या 12 के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। समानताएं क्या क्या अपन ने इस पाठ में देखी कि सभी पौधे हैं उसमें जड़, तना, पत्ती और फूल होते हैं। विभिन्नताएं क्या क्या देखी कि आकार देखा कि कुछ पौधे छोटे, कुछ पौधे मध्यम और कुछ पौधे बड़े या लंबे होते हैं। फिर तने का रंग देखा कि कुछ पौधों के तने का रंग हरा होता है और कुछ का भूरा होता है। फिर तने का आकार भी देखा कि कोई तना मुलायम है और कुछ पौधों का तना है वो सख्त या कठोर हैं। फिर अपन ने क्या देखी, पत्तियों की व्यवस्था देखी कि अलग अलग पौधों में तने या शाखाओं पर पत्तियों के आकार और उनकी व्यवस्था अलग अलग होती हैं। फिर अपन ने पुष्प भी देखा कि अलग अलग पौधों के फूल का रंग हैं, आकार हैं, खुशबू हैं वो अलग अलग होती है। पुष्प के रंग, आकार और उनकी खुशबू है वो भी अलग अलग होती हैं। फिर प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है इसी पृष्ठ पे कि तालिका 2.2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं। तो इसका उत्तर है समानताएं क्या क्या है कि सभी जंतु वृद्धि करते हैं और अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, खाना खाते हैं, गति करते हैं। ये समानताएं। और भिन्नताएं क्या क्या हैं कि विभिन्न जंतु अलग अलग स्थानों में रहते हैं, अर्थात वे जमीन, जल या पेड़ों पर रहते हैं। फिर विभिन्न जंतुओं की भोजन आदतें अलग अलग होती हैं, अर्थात वे घास,
पत्तियाँ, कीड़े या अन्य जंतुओं को खाते हैं। फिर तीसरी विभिन्नता है कि अलग अलग जंतु अलग अलग तरीके से गति भी करते हैं, जैसे चलना, सरपट दौड़ना, उड़ना, तैरना, तो गति भी उनमें अलग अलग होती है। अगला प्रश्न देखते हैं जो पृष्ठ संख्या 13 पर दिया हुआ है। पृष्ठ संख्या 13 पे प्रश्न दिया हुआ है कि कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र बनाए गए हैं। तो कितने चित्र बनाए गए हैं तो उसकी संख्या वो यहाँ पर लिखती हैं। तो पाठ के में दिया हुआ चित्र है उसको देख करके यहाँ पर चित्रों की संख्या है वो लिखनी है। फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, क्या आप सोचते हैं कि श्याम पट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? तो हाँ, और भी अनेक प्रकार के पौधे और जंतु हैं वो हो सकते हैं। फिर पृष्ठ संख्या 15 पे प्रश्न दिया हुआ है कि समूह बनाने का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है कि समूहीकरण से पौधों और जंतुओं को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समझ सकते हैं और उनका अध्ययन करना है वो सरल या आसान हो जाता है। ये समूह बनाने का महत्व है। अगला प्रश्न है दिया हुआ पृष्ठ संख्या 16 पे। पृष्ठ संख्या 16 पे प्रश्न दिया हुआ है कि आपको शाक, झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तालिका 2.3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि शाक, झाड़ी और वृक्ष 3 इनके में बांट सकते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन में इनके गुण हैं, ऊंचाई है वो क्या है? ऊंचाई की शाक है वो कैसा होता है? छोटा पौधा होता है। झाड़ी की ऊंचाई है वो मध्यम होती है। जो वृक्ष हैं वो ऊंचा पौधा होता है। फिर तने की प्रकृति कि तना है शाक में हरा और कोमल होता है, झाड़ी में कठोर होता है और वृक्ष में कठोर भी होगा और मोटा भी होगा। शाखाएं आधार के पास से झाड़ी में निकलती हैं और वृक्ष में है वो ऊपर से निकलती है, तने के ऊपर से निकलती हैं। अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 18 पे दिया हुआ है, क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सीरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, सभी पौधों की जड़ें होती हैं। नहीं, जड़ें समान नहीं होती हैं और ये मूसला और रेशेदार हो सकती हैं। जड़ें तो सब में होती हैं लेकिन जड़ें हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। किसी में मूसला जड़ होती है और किसी में रेशेदार जड़ होती हैं। अगला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 20 पे दिया हुआ है कि क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के सिरा विन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? तो हाँ, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़ प्रणाली पाई जाती है, जबकि एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़ प्रणाली होती है।